आप तो संघ को बड़ा बढ़िया तरीके से समझते हैं। अमित शाह ने दौरा किया था अब से 3 महीने पहले, और आज जो बटेंगे तो कटेंगे सामने आ रहा है वो अमित शाह के बयान में दिखा था तकरीबन 3 से 3.5 महीना पहले, जब औरंगजेब की औलादे कहकर अमित शाह आ गए थे। बीच में शांत हुआ, फिर बटेंगे तो कटेंगे पर आ गया। तो समीर, ये जो अनुराग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में स्ट्रैटेजी बनती है, ज़मीनी हालत क्या है या ज़मीनी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, इसके बिल्कुल मुख्तलिफ दिल्ली में स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं। ये स्थिति है, या फिर ये हरियाणा के जैसा कोई नया दांव और फ्रूटफुल दांव भी दिखेगा महाराष्ट्र में कि भाई संघ भी अगर सामने आकर खड़ा हो गया, भारतीय दैट मीन्स दिस स्ट्रैटेजी। ऐसा कुछ नहीं कि संघ पहली बार देखिए, ऐसा नहीं कि संघ पहली बार सामने आकर खड़ा हुआ। और ये जो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद संघ के दत्तात्रेय होसबोले जी का जो बयान मथुरा में आया था, जहां मथुरा में संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक थी, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भावार्थ संघ का वही है। देखिए, संघ तो पहले से कहता है, आज से 10 साल पहले 2014 में नागपुर में जब संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, तभी संघ ने सामाजिक समरसता की बात कहते हुए कहा था कि एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कहा, उसको प्रधानमंत्री मोदी ने बंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कहा था कि बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और मोहन भागवत ने अपने चिर परिचित अंदाज में संघ का जो स्थापना दिवस था दशहरे के दिन, उस दिन अपने संबोधन में उसका जिक्र किया। तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने कहा तो संघ ने उसकी लाइन पकड़ ली है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी संघ की ही लाइन पर चल रहे हैं। कहने का तरीका बस अलग है। संघ ने कहा वो थोड़ी सी, वो थोड़ा उग्र अंदाज है, कहते आ रहा है, वो थोड़ा सीधा सरल अंदाज। योगी आदित्यनाथ उसको जरा और उग्रता के स्तर पर ले जाते हैं, उग्रता के साथ बिल्कुल अपने तरीके से उन्होंने इस बात को कहा है। देखिए, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को विश्वास होता तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों का जिक्र नहीं करती, और अगर जीतने का विश्वास होता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति यही है। अगर हरियाणा जैसे कांग्रेस का विश्वास कर लेती कि कांग्रेस ने विश्वास कर लिया कि हरियाणा में तो सरकार हम बना रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अंतिम दिन तक भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव लड़ती है, 2014 के बाद से मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र मत छोड़ो जहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की संभावना है। हर क्षेत्र पे अपने किले मजबूत करो और जो संभव राजनीति के दाव हो चुनाव में वो आजमाना चाहिए, जिससे लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड भी समीर जनता को समझ में आता है क्या? और मैं पॉलिटिक्स की सिर्फ एक धारा की अभी बात कर रही हूँ, दूसरी धारा की बात अभी करूंगी आगे दूसरे सेशन में। ये समझ में आता है वोटर को कि भाई जो ओबीसी आरक्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही कि आरक्षण को हाथ लगाने वाला कोई नहीं है जब तक बीजेपी है। बाबा साहब अम्बेडकर खुद भी आ जाएं तो आरक्षण को नहीं छू सकते। लेकिन आरक्षण के साथ उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र जिसकी बात कर रहे हैं, हर जगह छेड़छाड़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रसीद कर दिया, एक बड़ा स्लैब उत्तर प्रदेश सरकार के माथे पर चिपका दिया कि भाई आरक्षण सारा खा गए। 27% था, कितना रह गया? 3.86% रह गया ओबीसी का। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे, मराठाओं को सारे आरक्षण बांट दिया आपने ओबीसी की कैटेगरी से, तो वो ओबीसी कैसे इंटैक्ट होगा भाई? देखिए, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव परिणाम आया था, 2 सबसे बड़े राज्य, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो 80 सीटें लोकसभा की सबसे ज्यादा देता है, वहां भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से नुकसान हुआ, और उसके बाद दूसरे नंबर का राज्य जहां महाराष्ट्र, जहां से 48 लोकसभा की सीटें आती है, वहां जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर आकर टिक गई, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर रहा होगा कि भाई लोकसभा में इतना बुरा प्रदर्शन हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, और विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना 2 हिस्सों में टूट गई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूट गई है, अजित पवार को भारतीय जनता पार्टी सरकार में लेकर आती है, वित्त मंत्री बना देती है, उप मुख्यमंत्री बना देती है, जमीनी स्तर पर सेंटीमेंट बहुत फेवर का नहीं है, तो यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर अगला जो चुनाव विधानसभा का लड़ना है, उसके लिए हमें नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, नए तरीके अपनाने होंगे। और देखिए, चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट ने जो फैसले लिए, जिस तरीके से निर्णय लिए, उसमें आप देखिए कि मदरसों के शिक्षकों की सैलरी 6,000 से बढ़ाकर 16,000 का भी निर्णय लिया, गाय को राज्य गौ माता का दर्जा दिया, बाकी बड़े निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने लिए, और सारे निर्णय लिए। उसी को तो वो दूसरी पार्टी का वोट बैंक बता देते हैं। एक तरफ आउटरीच की कोशिश दिखती है और दूसरी तरफ उसे दूसरी पार्टी का वोट बैंक बता देते हैं।
ये क्लियर डिवीजन भी तो करते हुए दिखते हैं दूसरी फिर पार्टी नेता। का वोट बैंक नहीं, वो दूसरी पार्टी का वोट बैंक नहीं। आप देखिए, अगर आपके साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक हिस्सा अगर जुड़ रहा है, 40 विधायक आ गए हैं अजित पवार के साथ, तो अजित पवार ने तो चुनाव के पहले कह दिया था कि 10% वोट में मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारने वाला हूं। अजित पवार के साथ वो वोट बैंक है। नवाब मलिक जैसे लोग अभी अजित पवार के साथ जुड़े हैं, उनकी बेटी को अणुशक्ति नगर से अजित पवार ने टिकट दिया है। तो वो वोट बैंक अजित पवार के साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जानती कि उन्हें वोट नहीं मिलेगा। लेकिन समीर जी एक बात ये बताइए, जीत रही होगी अजित पवार को, एक बात ये बताइए ना, छगन भुजबल जैसे नाराज धड़ा भी तो है। छगन भुजबल खुलकर बोल रहे थे कि अगर ओबीसी कैटेगरी में मराठाओं को आरक्षण दिया तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये सार्वजनिक सभा में कहा छगन भुजबल ने। वो खामोश है आज की तारीख में। तो ये दबा हुआ लावा भी है क्या? ये आपसे बेहतर मुझे लगता है नहीं समझा पाएगा कोई। वो ओबीसी जाकर खड़ा होगा क्या? अक्रॉस इंडिया ओबीसी बीजेपी के साथ जुड़ता है, महाराष्ट्र में जुड़ेगा क्या? देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी को एकजुट करके ही की थी। जब मराठा भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था तो माधव फॉर्मूला गोपीनाथ मुंडल लेकर आए थे। माली, धनगर और बंजारी, इसको भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया था और ये माधव फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में काम आया था। तो महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी गैर मराठाओं की लंबे समय तक राजनीति करती रही थी। और आप देखिए, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 2014 से 19 तक, तो इस बात को लेकर मराठाओं ने इस बात को उठाने की कोशिश की कि एक गैर मराठा, एक मराठी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और मराठाओं के साथ अन्याय किया गया। जबकि देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल बहुत बेहतर रहा था 5 साल का। लेकिन सवाल आपने